नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा का चौथा आज दिन है। आज बहराइच और श्रावस्ती में सपा की जनादेश यात्रा है। भ्रमण और जनसंपर्क करते हुए सपा की जनादेश यात्रा कई मुद्दों को लेकर लोगों से संवाद करेगी समाजवादी पार्टी और यहां के कार्यकर्ता भी संवाद करेंगे। चुनावी संभावनाओं को मजबूती देने में जुटी है सपा। तो समाजवादी पार्टी की जो जनादेश यात्रा है उसका चौथा दिन है। बहराइच और श्रावस्ती में सपा की जनादेश यात्रा है। भ्रमण और जनसंपर्क करते हुए सपा की जनादेश यात्रा है। कई मुद्दों को लेकर लोगों से संवाद करेंगे सपा के कार्यकर्ता। चुनावी संभावनाओं को मजबूती देने में समाजवादी पार्टी जुटी है। तो चुनाव है 2020 में और उसके पहले लगातार राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं, अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरह से सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है एक तरफ जहां, तो वहीं दूसरी तरफ यात्राएं निकाली जा रही हैं। समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा का चौथा दिन है और आपको बता दें कि पूरी कोशिश होगी इस चौथे दिन को खास बनाने की। समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा का आज चौथा दिन और आज बहराइच और श्रावस्ती में सपा की जनादेश यात्रा है। तो बहराइच और श्रावस्ती की जनता को लुभाने की कोशिश होगी और एक संदेश देने की कोशिश होगी समाजवादी पार्टी की तरफ से बहराइच और श्रावस्ती में जनता को। चुनाव है और ऐसे में खुद को मजबूत करने में लग गई है समाजवादी पार्टी। आज बहराइच और श्रावस्ती में सपा की जनादेश यात्रा। तो एक खबर लखनऊ से जहां शिक्षक भर्ती कमेटी बनने पर कर्मचारी संगठन में खुशी है। सीएम योगी को धन्यवाद देकर खुशी जताई है। शिक्षकों से धरना खत्म करने की अपील की। सीएम योगी ने बनाई है 3 सदस्यीय समिति। यूपी में जल्द हो सकती है बेसिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती। तो शिक्षक खुश हैं। उन्होंने सीएम योगी को शुक्रिया किया है। यूपी में जल्द हो सकती है बेसिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती। धरना दे रहे थे शिक्षक, नाराज थे। शिक्षक भर्ती कमेटी बनने के बाद खुशी जाहिर की जा रही है शिक्षकों की तरफ से। सीएम योगी को धन्यवाद देकर उन्होंने खुशी जताई है। शिक्षकों से धरना खत्म करने की अपील भी अब की गई है। तो सीएम योगी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। यूपी में जल्द हो सकती है बेसिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सीएम योगी को धन्यवाद देकर खुशी जाहिर की है तमाम शिक्षकों ने। शिक्षकों से धरना खत्म करने की अपील भी की गई है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, बहुत जल्द यूपी में बेसिक स्कूलों में भी शिक्षक भर्ती शुरू हो जाएगी। शिक्षक भर्ती कमेटी बनने पर कर्मचारी संगठन में खुशी का माहौल है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि जो भी पद उनके यहाँ रिक्त हैं उसकी तत्काल प्रस्ताव बनाकर संबंधित अधिकारी को भेजा जाए और तेजी के साथ ये प्रक्रिया पूरी की जाए। सरकार की कोशिश है कि 2022 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षकों के पद रिक्त हैं उनमें भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की है। उसके अलावा जो बीटीसी शिक्षक थे उनकी भी भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। संस्कृत शिक्षकों की भी भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। तो निश्चित ही ये एक बड़ा मौका है जहां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो डीएलएड शिक्षक हैं उनकी मानदेय और साथ ही साथ जो रिक्त पद हैं उनकी भर्ती को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं, जिस पर जो शिक्षक संगठन है, खासतौर पर जो संयुक्त कर्मचारी परिषद अध्यक्ष हैं जयंत तिवारी, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया है जिसमें कहीं न कहीं इस पूरे मुख्यमंत्री के आदेश पर खुशी जाहिर की गई है और कहीं न कहीं कर्मचारी संगठन इस पूरी चीज को लेकर जरूर आशान्वित है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तेजी के साथ ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी और कहीं न कहीं जो प्रेशर एक कर्मचारियों के ऊपर होता है वो प्रेशर जरूर इस भर्ती प्रक्रिया के बाद पूरी होगा और साथ ही साथ जो कर्मचारियों के पद रिक्त हैं उनके भर्ती होने के बाद जरूर कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर कर्मचारी संगठनों की तरफ से मुख्यमंत्री का आभार जताया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिक्षकों से धरना खत्म करने की अपील की गई है। सीएम योगी ने बनाई है 3 सदस्यीय समिति।
यूपी में जल्द हो सकती है बेसिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती कमेटी बनने पर कर्मचारी संगठन में खुशी है। तो सीएम योगी ने बनाई है 3 सदस्यीय समिति। इसके अलावा आपको बता दें कि खुशी की लहर है शिक्षकों में। यूपी में जल्द हो सकती है बेसिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती कमेटी बनने पर कर्मचारी संगठन में खुशी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे में बाढ़ की स्थिति को लेकर लगातार एक्शन में और कई जिलों में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने आज सिद्धार्थनगर में बाढ़ का जायजा लिया। इसके बाद सीएम योगी महाराजगंज और गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे और इसी दौरान बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। बता दें कि महाराजगंज में सीएम योगी के साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसे लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। देखिए। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हमारे साथ हैं। चूंकि ये महाराजगंज जिले से 6 बार जो है लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। महाराजगंज जिले में जो है इस समय 2-3 तहसीलें हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। मंत्री जी और आज मुख्यमंत्री का भी दौरा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद जो है महाराजगंज पहुंच रहे हैं। महाराजगंज के ब्रिजमनगंज ब्लॉक में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से कि बाढ़ को लेकर किस तरह की जो है व्यवस्था की गई है और क्या कुछ सर्वेक्षण किया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पे यहाँ पे आ रहे हैं और उसी बाढ़ के ही तहत मैं भी जिले का दौरा करने आया हूँ क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो पहले उनके साथ मुझे रहना है क्योंकि मेरे क्षेत्र में निचलौल तहसील में, नौतनवा तहसील में और सरेंदा तहसील तीनों तहसीलों में बाढ़ आई हुई है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का देवी आपदा है और बाढ़ से जितना भी नुकसान हुआ है, जितने लोगों को क्षति पहुँची है, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश सरकार उसकी पूर्ति करेगी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी थे, जो कि उन्होंने कहा कि जिले में जो भी विकास अधूरा रह गया है उसको पूरा किया जाएगा और जो लोग भी बाढ़ से प्रभावित हैं उनकी पूरी मदद की जाएगी। न्यूज ऑन इंडिया के लिए महाराजगंज से अभिमुक्त पांडे। भारत सरकार के केंद्र तो बाढ़ का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि महाराजगंज और गोरखपुर भी जाएंगे। सिद्धार्थनगर मुख्यमंत्री गए थे लेकिन आज महाराजगंज और गोरखपुर भी जाएंगे सीएम योगी। उससे पहले पंकज चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता ने और उन्होंने कहा बाढ़ को लेकर कि जो भी संभव हो पाएगा उतनी मदद की जाएगी। जितने भी बाढ़ प्रभावित है, पीड़ित है, उन लोगों की मदद पक्का की जाएगी। तो ये महाराजगंज में पंकज चौधरी ने कहा है। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। खबर लखनऊ से, जहां योगी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी भारतीय जनता पार्टी। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक घर घर जनसंपर्क अभियान चलेगा। सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर चलेगा कार्यक्रम। 19 सितंबर को सरकार के पूरे होंगे 4.5 साल। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भी होंगे कार्यक्रम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4.5 साल में क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, इनको लेकर जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक घर घर जनसंपर्क अभियान चलेगा। सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर यह कार्यक्रम चलेगा। 19 सितंबर को सरकार के पूरे होंगे 4.5 साल। पीएम मोदी के जन्मदिन को भी खास बनाया जाएगा। उस दिन भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देहरादून में सीएम धामी ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। 200 से ज्यादा लोग जनता दर्शन हॉल पहुंचे। मोबाइल, ब्लैक मास्क पहनने पर पाबंदी है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद लगाई गई रोक। तो जनता दरबार लगाया गया सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और यहां पर तमाम फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद रोक लगा दी गई है कि ब्लैक मास्क नहीं लगाया जाएगा।
लोगों की भारी भीड़ उमड़ी जनता दरबार में। 200 से ज्यादा जनता यहां दर्शन के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जो जनता दरबार लगाया है, उस जनता दरबार में काफी ज्यादा की संख्या में जनता पहुंची और फिर उन्होंने अपनी शिकायत दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। तो देहरादून की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और साथ ही जनता दरबार में भारी संख्या में लोग पहुंचे अपनी शिकायत के साथ। जो भी उन्हें शिकायत थी, लिखित में जो शिकायत पत्र उनके पास था, उस शिकायत पत्र को उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज 2 माह का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। आज के दिन सीएम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। सीएम आवास पहुंचे लोगों से बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज 2 माह का समय पूरा हो गया है। 60 दिन का समय पूरा कर चुके हैं अपना बतौर युवा मुख्यमंत्री, और आज के दिन वो चाहते हैं कि जनता के बीच रहें, जनता की समस्याओं का निस्तारण करें। लिहाजा आज एक बड़ा जनता दरबार आयोजित हो रहा है। यदि आप मेरे पीछे लोगों को देखें तो ये सुबह से आए हुए हैं, जो पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े हुए हैं, अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं इनकी क्या समस्या है और इनको कितनी आशा है कि इनका काम पूरा हो जाएगा। आप बताइएगा, आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुशील गौतम है। हर्रावाला के देहरादून से हम लोग आए हैं और लगभग 17 से 18 साल पुराना हमारा एक मैटर चल रहा है रविदास सामुदायिक भवन का। उसी मामले को लेकर हम यहाँ लोग पहुँचे हैं। पिछले 5 साल लगभग सीएम त्रिवेंद्र रावत भी रहे हैं, उनसे भी 2 बार हम लोग मिले हैं। उससे पहले भी कई बार मिले हैं, लेकिन आज तक हमारा काम नहीं हुआ। अब नए सीएम आए हैं, धामी जी, देखते हैं, मुलाकात करते हैं, इनसे आश्वासन करते हैं। मेरे गांव के कई लोग साथी आए हैं, रविकांत जी मेरे साथ है, पुलकेंद्र जी भी है, काफ़ी लोग हैं। राज्य कर विभाग में पिछले 5 साल से कार्यरत था। इस कोरोना महामारी में हमारी रोजगार छीन लिया गया। इसी रिगार्डिंग हम 6-7 बार मिल चुके हैं मंत्री जी से। उन्होंने हमें सिर्फ आश्वासन दिया कि मेरे संज्ञान में है, लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही आज तक। जो हमारा 8 सेमेस्टर का रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया, और उसके कारण हम जो अभी एक ही वैकेंसी आई है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कम से कम 132 कॉलेज एफिलेटेड है और अब तक हमारा मतलब अभी रिजल्ट भी नहीं आया, और न 8 सेमेस्टर का रिजल्ट आया। उसके बाद बहुत जो अदर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जैसे GBIT, पंतनगर यूनिवर्सिटी, NIT देहरादून, सबका रिजल्ट आ गया, और हम कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम वो नहीं भर सकते फॉर्म जो। तो ये भी एक समस्या है कि रिजल्ट ना आने से लोग परेशान हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे हैं, जिनकी रोजगार से लेकर अन्य दूसरे विषयों की मांग है, और वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनके जो मामले हैं, उनकी जो समस्या है, उसका निस्तारण हो सके। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। जौनपुर में सपा के 2 बड़े नेताओं के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जौनपुर पहुंचे। तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में उत्तर प्रदेश का चौतरफा विकास हुआ था, लेकिन पिछले 5 सालों में मौजूदा सरकार ने प्रदेश का विनाश कर दिया है। इस सरकार ने एक भी विकास का काम नहीं किया है। संकल्प पत्र में जिस तरह से बीजेपी ने वादा किया था, वैसा एक भी काम जमीन पर नहीं दिख रहा है। उन्होंने विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि अखिलेश ने सड़क से लेकर सदन तक सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए उन्होंने मुद्दों को उठाया, लेकिन अन्य दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब रहे। आजम का चेहरा है, अबू हाफिज भी चेहरा है, अहमद हसन भी चेहरा है, बहुत नौजवान मुस्लिम नेता है, वो चेहरा है। क्योंकि आपकी पार्टी है, इसमें जो वोट बैंक जिसको कहा जाता है, खास करके यादव मुस्लिम जो वोट बैंक माना जाता है, तो चेहरा हो चाहिए ना, क्योंकि आजम खान के जो कद था, उस कद का कोई नेता। अब वो आजम खान ऐसे हिंदी आदमी है कि चुनाव आते आते टनाका हो जाए। चुनाव के नाम आप गठबंधन किससे कर रहे हैं? अब गठबंधन वाला काम तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। क्या शिवपाल जी के साथ जा रहे हैं? अभी अध्यक्ष जी बताएंगे, हम उसमें बताने के अधिकारी नहीं। 403 का फार्मूला आपका क्या है? सभी जात धर्म वर्ग के लोग, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग भी भारतीय जनता पार्टी के विनाश रूपी काम करने से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बेरोजगारी 45 वर्ष के अंदर इतनी कभी नहीं रही। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई है, चाहे खाद्य पदार्थ हो, चाहे तेल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, पेट्रोल हो, बिजली का रेट बढ़ गया, बस का भाड़ा बढ़ गया,
ट्यूबवेल का जो बिजली चलाते उनका भाड़ा बढ़ गया। इटावा में वायरल बुखार का कहर जारी है। डॉक्टर भीमराव संयुक्त राज्य चिकित्सालय में अभी तक बुखार के 9 बच्चों सहित 33 मरीज भर्ती है। सीएमओ का कहना है कि अभी इन सभी मरीजों को बुखार की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी तक इन सभी मरीजों में डेंगू या मलेरिया की पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसको लेकर जांच जारी है। जिला अस्पताल में डेंगू और मलेरिया के भी अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। तो वहीं सीएमएस ने बताया कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए जांच लैब की सुविधा है, जहां टेक्नीशियन 24 घंटे मौजूद रहते हैं। सर, इनको फीवर आ रहा है काफी, एक हफ्ते यहाँ पे तो 3-5 दिन हो गए एडमिट हुए। हाँ, और लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। इनके पेट में प्रॉब्लम है और फीवर भी आ रहा है। बुखार आ रहा है, रक्षाबंधन से ही आ रहा है इनको बुखार। तो और एडमिट तो 5-6 दिन हो गए जब हो गया, लेकिन आराम कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर बताते हैं प्रॉब्लम, तो बस जो बोलते हैं वो सुनते ही नहीं है। बोलते सांस सही हो जाएगा, बस गोली दे दें। और क्या, पेट में प्रॉब्लम है कि उल्टी आ रही है, कुछ भी आराम ही नहीं हो रहा है। अभी इस समय फिलहाल में 33 पेशेंट हैं हमारे पास। जी, आखिर इनको क्या प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादातर तो यहाँ फीवर के पेशेंट है। इस समय वायरल चल रहा है, वही पेशेंट ज़्यादा एडमिट हो रहे हैं। और उसके बाद बच्चे हैं, उन्हें भी वायरल ही है, वायरल चल रहा है। तो इस समय बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी आपके वार्ड में? बच्चों की जनसंख्या तो फिलहाल अभी 8 या 9 हैं, और बाकी महिलाएं हैं। अभी इस समय फिलहाल में 30। आज दिनांक 2 सितंबर तक कुल 23 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 7 मरीज पिछले 24 घंटे में भर्ती हुए हैं। इन 23 भर्ती मरीजों में से 13 मरीज पुरुष हैं, 3 महिलाएं और बाकी बच्चे हैं। इसमें से कोई डेंगू या ऐसा कोई मरीज अभी तक आया हो? इन मरीजों में वायरल फीवर के मरीज भर्ती हैं। इनमें डेंगू का मरीज अभी कोई पुष्टि हुई नहीं है और इनका उपचार जारी है। तो अभी तक कोई कैजुअल्टी किसी मरीज के साथ? अभी बुखार की वजह से किसी तरह की कैजुअल्टी भी असामयिक घटना। हमीरपुर में 6 दिन पहले गिरफ्तार किए गए 2 भाइयों को जिला कारागार से इलाज के लिए पुलिस जिला अस्पताल लाई थी। अस्पताल में युवकों के परिजन भी पहुंच गए और पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाकर हंगामा किया। युवकों पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने थाने में दोनों युवकों के साथ मारपीट की है। मामले की जांच सीओ सदर को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच में अगर कोई दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरे घर के दरवाजे में कुछ लोग जो है गाली गलौज कर रहे थे, जिस पर दारू पिए हुए थे, जिस पर मेरे छोटे बच्चे अविनाश ने 112 नंबर को फोन करके जानकारी दी थी कि हमारे दरवाजे पर जो है गाली गलौज कर रहे हैं कुछ लोग। तो पुलिस 100 नंबर गाड़ी पुलिस की आई और गाड़ी आने के बाद जो गाली दे रहे थे वो लोग खड़े हुए। बच्चे ने हमारे इतना पूछा कि उनको पकड़िए, वो भाग रहे हैं, तो उनको नहीं पकड़ा गया। और उल्टा बच्चे ने पूछा कि आखिर आप लोगों ने क्यों नहीं पकड़ा? तो बस इतनी ही बात पे नाराज होकर थाने में जाकर पूरे परिवार के, मेरी बिटिया के, मेरे बच्चों के, मेरे जो है सब पूरे घर के परिवार के ऊपर सरकारी कार्य में बाधा, मलवा आदि का मुकदमा कायम करा दिया। और इसके बाद सर जो है एसआई गौरव चौबे हमसे 1 लाख रुपए मांग रहे थे। मेरे ये भैया हमारे बगल वाले जीजा जी हैं, तो इनके साथ गए थे, तो इनको पकड़ के एसआई गौरव चौबे और कांस्टेबल इनको ले गए। हम मम्मी के साथ अपनी भैया के पता करने गए कि इनको क्यों पकड़ा आपने, तो हमें माँ बहन की गाली और मम्मी को हमारे वहाँ पर बुरी बुरी गालियाँ, वहाँ लेडीज पुलिस और वहाँ जेंट्स पुलिसों ने गालियाँ दी। उसके बाद हमको कार्नर पर खड़ील कर ले गए और उसका सीधा पट्टे मारे, फिर उल्टा लटका कर हमको मारा गया बहुत बुरी तरीके से। हमारे नाक में लाठियाँ मारी हैं। हमने कहा सर हमारे साथ ही गलत हो रहा है, हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। तो बोले कि अगर आप इसका विरोध करोगे तो सीएम कोर्ट में अगर हमारे पक्ष में बयान नहीं दोगे तो हमारे मुठभेड़ में इनकाउंटर कर देंगे। अभियुक्त हैं, इन्होंने पीआरवी जब मौके पर पहुंची थी कुछ दिन पहले एक सूचना पर, तब इन्होंने पीआरवी के साथ अपराध की थी, मारपीट की थी। इस पर इनके विरुद्ध जो है सरकारी कार्य में बाधा करने का जो है अभियोग पंजीकृत किया गया था। और इनकी गिरफ्तारी जब 2 दिन पहले की गई तो इनके द्वारा वहां पर पुनः हंगामा किया गया और जानकारी में आया कि ये शराब का और नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन करते हैं और झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था
और कल हॉस्पिटल में जब ये मेडिकल के लिए आए थे तो इनके ऊपर इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि पुलिस वालों ने इनके साथ मारपीट की है और इनके साथ जो है अवस्था की है। जैसे ही ये प्रकरण संज्ञान में आया तो इसमें शिक्षा अधिकारी सदर अपनी विस्तृत जांच करेंगे। खबर हमीरपुर से, जहां सेल टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से सप्लाई किया जा रहा गुटखा बरामद कर लिया गया है। ई रिक्शा में अवैध रूप से ले जाया जा रहा था गुटखा। यमुना पुल के पास गुटखा किया गया जब्त। तो अवैध तरीके से गुटखा लेकर जा रहे थे कुछ लोग, लेकिन जब्त कर लिया गया है। अब बड़ी कार्रवाई की गई है, सेल टैक्स विभाग ने कार्रवाई की है। अवैध रूप से सप्लाई किया जा रहा था गुटखा और उसे अब बरामद भी कर लिया गया है। ई रिक्शा में अवैध रूप से ले जाया जा रहा था ये गुटखा।